तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले 3 क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और इसका उद्भव कैसे हुआ उसको जाने। उसके बाद इस सभ्यता के उत्पन्न जो भी विवाद के कारण हैं उसके बारे में हम लोग जाने। इसके अलावा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों का मत देखे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी प्रभाव देखे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत देखे। नेक्स्ट हम लोग हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में देसी कर्मिक सिद्धांत के बारे में पढ़े थे, जो कि आपका सर्वमान्य है। इसके बाद देखें तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखे, इससे संबंधित प्रमुख स्थलों की बात की है, जिसमें हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल और धोलावीरा के बारे में डिटेल से पढ़े। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है विशेषताओं वाला जो टॉपिक वो हम लोग कल स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपका विशिष्ट पहचान यानी कि जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन था उसको हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन के बारे में पढ़े थे। और नगर नियोजन में हम लोग भवन निर्माण, जल प्रबंधन, कुएँ, सड़कों इनके बारे में पढ़े थे। और साथ ही साथ जो है वो आपका विशाल स्नानागार, अन्नागार इन सभी के बारे में पढ़े थे। जो आपका भवन निर्माण था वो आपका सार्वजनिक भी था और आपका कुछ कुछ व्यक्तिगत भी था। इसके बाद जो है वो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या था, ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही कम इसका जानकारी हम लोगों को मिलता है, तो उसको भी हम लोग कल की क्लास में ही देखे थे। अगर हम लोग आज की क्लास में देखें तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ये आपका जो सामाजिक जीवन है इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सामाजिक स्थितियाँ, सामाजिक वर्ग, परिवार, भोजन, स्त्रियों की दशा, आभूषण, श्रृंगार, वस्त्र, मनोरंजन के साधन, यातायात के साधन, औषधियाँ, औजार, उपकरण और लास्ट में हम लोग अंतिम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपका आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब आज की क्लास। तो ये रहा आपका आज का क्लास। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर आपको बताया जाए तो हम सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसका सामाजिक जीवन बहुत ही प्रोस्पेक्टिव था। सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोग किन किन जो है वो एस्पेक्टों को समझेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें जो है वो सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद परिवार, भोजन, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, महिलाओं की स्थिति, मनोरंजन, अंतिम संस्कार, यातायात के साधन और फिर जो है वो आपका औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है एक टॉपिक और आपका अंतिम संस्कार भी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग जो है वो आपका सामाजिक जीवन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन में हम लोग सबसे पहले सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्थिति वो देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस समय का जो समाज है वो आपका 4 भागों में विभाजित था। यहाँ पे 4 वर्णों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे 4 आपका भाग की बात की जा रही है। यही जो भाग है एक तरह से आपका बाद में वर्ण के रूप में आ जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। जब हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि समाज जो है वो आपका 4 भागों में 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक ना। वो हम लोग देखते हैं आपका जब हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ये विभाजित था। जो वर्ण व्यवस्था वो हम लोग वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल में भी आपका जो 2 काल पढ़ते हैं, एक आपका ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो आपका ये था वर्ण व्यवस्था वो आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड था, यानी कि कर्म के आधार पे था। बाद में उत्तर वैदिक काल में ये आपका जन्म के आधार पे हो जाता है, जहाँ से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि प्राप्त अवशेषों के आधार पे उस समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो उस समय जो समाज है उसको 4 भागों में बेसिकली डिवाइड किया जा रहा है, 4 भागों में बांटा जा रहा है। कौन कौन सा वो देख लीजिए। पहला है आपका विद्वान, दूसरा है योद्धा, तीसरा है व्यवसायी और चौथा है श्रमिक। ये एकदम पूरी तरीके से आपका वर्ण व्यवस्था के रूप में ही देखने को मिलता है। इसमें कुछ कुछ और भी वर्ग है, जैसे कि वर्ग नहीं मतलब इसमें कुछ कुछ और भी है, जैसे कि पुजारी हो गया, चिकित्सक हो गया, ज्योतिषी हो गया। इन तीनों को जो है वो आपका प्रथम वर्ग में रखा जा रहा है। तो पुजारी, चिकित्सक
और आपका ज्योतिषी, इन तीनों को जो है वो आपका प्रथम वर्ग में ही रखा जा रहा है। तो जब हम लोग उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो वहाँ पे केवल ब्राह्मणों को ही प्रथम वर्ग में ही रखा जा रहा है। अब ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना जाता था, बाकियों को जो है वो बहुत ही निम्नतर स्तर से देखा जाता था। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी, चिकित्सक और ज्योतिषी को जो है वो प्रथम वर्ग में ही ऐड किया जाता था, ठीक है ना। तो इसमें 4 गो पार्ट बना हुआ था, 4 गो वर्ग था। क्या क्या था वो देख लीजिए, आपका बताया गया था अभी। 4 गो जो पार्ट है उसमें आपका विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और आपका श्रमिक, ये चारों का विभाजन किया गया था। जिसमें से पुजारी, चिकित्सक और ज्योतिषी की बात करें तो ये सभी आपका प्रथम वर्ग में ही आते थे। योद्धा वर्ग का जो कार्य है वो जनता का और राज्य की रक्षा करना था। तो जो आपका सेकेंड जो है योद्धा वर्ग, उसका काम क्या था, तो जो जनता वहाँ पे रहते थे और जो राज्य था उसकी वो रक्षा करते थे। तीसरे वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका तीसरा वर्ग है वो व्यापारी और आपका उद्योग धंधों से संबंधित व्यक्तियाँ इसमें आते थे। तो जो भी व्यक्ति उद्योग धंधे में संबंधित थे, जो भी व्यक्ति व्यापारी का काम करते थे, वो सभी आपका जो है वो आपका थर्ड वाले तीसरे ग्रुप में आते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, तो जैसे आपका वैश्य है, वैदिक काल में आपका वैश्य हुआ था, उसी तरह यहाँ पे व्यावसायिक वर्ग था। तो व्यावसायिक वर्ग में व्यापारी करने वाले लोग, व्यापारी लोग और आपका जो भी उद्योग धंधा करते हैं उन लोगों को शामिल किया जाता था इसमें। इसके बाद देख लीजिए जो आपका अंतिम वर्ग था, यानी कि चौथा वर्ग। इस चौथे वर्ग में किसान, मछुआरे, टोकरी बनाने वाले, बुनकर जनजातियाँ, ये सभी इसमें आते थे, या भी छोटे जाति के लोग इसमें आते थे। और चमड़े आदि का जो भी काम करते थे वो भी इसी में आते थे। तो जो अंतिम वर्ग है जिसको चौथा वर्ग बताया जा रहा है, उसमें किसान, मछुआरे, टोकरी बनाने वाले, चमड़े इत्यादि का कार्य करने वाले लोग इसमें शामिल थे, ठीक है ना। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। फिर देख लीजिए, आप अगर देखते होंगे तो स्टार्टिंग में ये भेदभाव इतना ज़्यादा नहीं होता था। स्टार्टिंग में भेदभाव जो है वो आपका ऊपरी वर्ग और निचली वर्ग के रूप में देखा जाता था। जिधर आपका दुर्गीकृत भवन थे उधर आपका ऊपरी लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, और जो क्षेत्र आपका दुर्गीकृत नहीं था वहाँ पे आपका निचले लोग रहते थे। यानी कि जो समाज में आपका भेदभाव यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। सामाजिक वर्ग जो है वो बट गया था, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और आपका श्रमिक के रूप में। फिर हम लोग देखते हैं बाद में कि जब धीरे धीरे हम लोग जब इतिहास हम लोग का बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका महत्तर है, चंडाल है, जिसको डोम भी कहा जा रहा है, तो महत्तर, चंडाल, जिसको डोम कहा जा रहा है, ये सभी लोगों के साथ अत्यधिक भेदभाव होते जा रहा था। और जो भी आपका छोटे जाति के लोग थे इनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। और जब आपका हम लोग जब प्राचीन काल में जब गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं ना, गुप्त काल आते आते तक भेदभाव ये जो है आपका चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। चंडाल जो डोम लोग हैं वो गंदगी साफ करने और मरने पर आग लगाने का ये सब काम करते थे। मतलब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उनको जलाने उलाने का काम ये लोग करते थे। लेकिन अब अगर हम लोग वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति चेंज हो रहा है और इन लोगों को थोड़ा सा सम्मान वगैरह दिया जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे जब आप कभी किसी का मृत्यु होता है तो आप देखते होंगे कि मणिकर्णिका घाट में उनकी जो है वो मतलब उनको जलाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि यहाँ पे जलाने पे सीधे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पे देखते होंगे वहाँ पे जो आपका मुख्य अग्नि दिया जाता है वो किसी बेटे के द्वारा या उसके सदस्यों के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि वहाँ पे जो आपका डोम राजा है उनके द्वारा दिया जाता है। तो डोम राजा का स्थिति वहाँ पे बहुत ही सम्मानित किया जाता है वहाँ पे उनको मणिकर्णिका घाट में। तो समाज में स्थिति बदला है, अब थोड़ा सा बदला है, थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये सब जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो समाज उस समय भी आपका बटा हुआ था। तो सामाजिक स्थिति 4 वर्गों में विभाजित थी। अगर हम लोग अब सामाजिक वर्ग की बात करें तो सामाजिक वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर, पहला पॉइंट हम लोग देख लिए सामाजिक स्थिति जो कि आपका 4 वर्ग में विभाजित था। सेकंड देखेंगे हम लोग सामाजिक वर्ग के बारे में। तो डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे के अनुसार कार्य विभाजन के आधार पर सिंधु समाज में अनेक वर्ग बने हुए थे या अलग अलग जो है वो वर्ग पाए जाते थे। तो डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे हैं, एक इतिहासकार है, ये बताते हैं कि कार्य के विभाजन के आधार पे, यानी कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है उस आधार पे जो है वो समाज आपका बटा हुआ था अलग अलग वर्गों में। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे ऋग्वैदिक काल में जो आपका वर्ण व्यवस्था था वो आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड था, यानी कि आपका वो काम के आधार पे था। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहना चाहता है। तो बाद में ये चीज़ आपका जो है वो
जन्म के आधार पे बन गया। और यही फिर जो है वो आपका भेदभाव की जो है वो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे के अनुसार कार्य विभाजन के आधार पर सिंधु समाज में अनेक वर्ग थे, जैसे कि पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर, वैद्य इत्यादि। ये सभी उच्च वर्गीय समझे जाते थे। तो जो भी पुजारी का काम करते थे, जो भी ऑफिसर होते थे, पदाधिकारी होते थे, वो जो भी ज्योतिषी होते थे, जादूगर होते थे, वैद्य होते थे, ये सभी को समाज में बेहतर स्थिति मिलता था, इनको सम्मान मिलता था। और ये उच्च वर्गीय यानी उच्च वर्गीय के समझे जाते थे, बड़े वर्गीय के समझे जाते थे। इसके अतिरिक्त जो आपका कृषक समाज था, जो व्यवसायी था, जो कुंभकार था, बढ़ई था, जो आपका मल्ला था, जो कि मछुआरा जिसको बोलते हैं, ये इन सभी को निम्न वर्ग में रखा जाता था, उच्च वर्ग में नहीं बल्कि इनको निम्न वर्ग में। इसी में आपका किसान, मछुआरा, टोकरी बनाने वाला, चमड़े इत्यादि का काम करने वाला, फिर आपका कृषक, फिर आपका व्यवसायी, कुंभकार, बढ़ई, मल्ला, ये सभी को निम्न वर्ग में रखा जाता था। और वहीं उच्च वर्ग में पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर, वैद्य इनको रखा जाता था। आगे देख लीजिए, खुदाई से प्राप्त दो गो वर्ग, एक आपका उच्च वर्ग, एक आपका निम्न वर्ग, ये दोनों आता है। फिर देख लीजिए, खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के परिवार जो है वो मात्र सत्तात्मक इकाई के रूप में मिलते हैं। यानी कि खुदाई से जो भी प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, वहाँ पे ना स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर दिखाई जा रही है। यहाँ पे स्त्रियों की जो है वो बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह बनाई जा रही थी, कांसे की मूर्ति वगैरह बनाई जा रही थी। तो इसे देख के लगता था कि ये जो समाज है कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक होगा। अगर पुरुषों की स्थिति ज़्यादा मिलती तो बोलते यार यहाँ पे ये आपका पुरुष सत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पे स्त्री का चीज़ ज़्यादा मिल रहा है, इसको हम लोग बोल दिया मातृ सत्तात्मक। ये आपका केवल और केवल इसको माना जा रहा है, ऐसा मान्यता है। जैसे अगर हम लोग जैसे कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे कांसा का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, हर एक चीज़ में देखते थे कि कांसा का यूज हो रहा है, तो ऐसे में इसको हम लोग बोल दिए कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसी तरह यहाँ पे स्त्री से संबंधित बहुत ही ज़्यादा चीज़ मिल रहा था, इसलिए इसको जो है वो आपका मातृ सत्तात्मक कह दिए लोग। इसको क्या कह दिए? मातृ सत्तात्मक कह दिए। आगे देख लीजिए, हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों से वर्गीय संरचना और दासों के अतिरिक्त और भी अधिक जो है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में श्रमिक बस्ती भी मिले हैं और आपका दास का भी अस्तित्व देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपके एक तरफ तो उच्च वर्ग भी रह रहे हैं, जिसमें पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर, वैद्य सभी रह रहे हैं। इसके अलावा निम्न वर्गीय भी रह रहे हैं, जिसमें आपका कृषक, व्यवसायी, कुंभकार, बढ़ई, चमड़े का काम करने वाले, टोकरी का काम करने वाले, मछुआरे जिसको मल्ला कहा जा रहा है, इन सभी को शामिल किया जाता है निम्न वर्ग में। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये समाज जो है वो आपका मात्र सत्तात्मक भी था। यहाँ पे कई सारे ऐसे बस्तियाँ भी मिले हैं जो कि श्रमिक बस्तियाँ कहलाता था या फिर दासों की बस्तियाँ कहलाता था। ये सभी भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, श्रमिक बस्ती भी और आपका दासों का भी अस्तित्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत बड़े घर और बहुत छोटे घर भी आसपास मिलते थे। तो देखिए क्या मिल रहा है ना, कि बड़े घर भी मिल रहे हैं, अगल बगल में छोटे घर भी मिल रहे हैं। यानी कि अभी आप वर्तमान में देखते होंगे कहीं बड़े बड़े शहरों में या सिटी में, रांची में देखिए आप, तो यहाँ पे बड़े बड़े घर और छोटे छोटे घर आसपास में ही थे। तो इससे ये मिल रहा है कि बड़े लोग भी और छोटे लोग सभी आसपास एक दूसरे के साथ में ही रह रहे हैं। अगर ऐसा होता कि एक जगह सभी केवल बड़े बड़े घर मिलते तो ऐसा मान्यता होता है कि यहाँ पे केवल बड़े बड़े लोग रहते हैं। अगर बड़ा घर छोटा घर सब मिल रहा है, मतलब बड़ा लोग छोटा लोग सब मिल रहा है, यहाँ एक साथ रह रहा है, यही हुआ ना। तो यही है कि लेकिन बहुत बड़े घर और बहुत छोटे घर भी आसपास में मिल रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि समाज में भेदभाव बहुत ही ज़्यादा अधिक कठोर नहीं था। समाज में भेदभाव तो था, थोड़ा बहुत था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अधिक कठोर नहीं था। अगर अधिक कठोर होता तो छोटे लोगों को एक अलग जगह पे रखा जाता, बड़े लोगों को एक अलग जगह पे रखा जाता। फिर यहाँ पे फिर विवाद उत्पन्न होता है कि ये तो ठीक है, लेकिन दुर्गीकृत जो भवन है वो तो मिल रहा है ना भाई, यानी कि दुर्गों का तो साक्ष्य मिल रहा है ना, कि पश्चिमी जो वर्ग है, पश्चिमी जो साइड जो घर है वो दुर्गीकृत थे, जबकि पूर्व साइड जो घर है वो दुर्गीकृत नहीं थे। पश्चिमी साइड जो घर है वो आपके अधिक ऊंचाई पे बनाए गए थे, जबकि आपका पूर्व की साइड जो घर है वो अधिक ऊंचाई पे नहीं बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव देखने को मिलता है। तो भेदभाव तो समाज में रहता ही है,
किसी समाज में बहुत अधिक कठोर होता है, किसी में थोड़ा सा नॉर्मल होता है, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं परिवार के बारे में। ठीक है, पहला पढ़े हम लोग सामाजिक स्थिति के बारे में, दूसरा पढ़े सामाजिक वर्ग के बारे में। सामाजिक स्थिति में हम लोग 4 वर्ग के बारे में बताएंगे। पूजा क्या क्या, तो विद्वान, योद्धा, व्यवसायिक और श्रमिक। सामाजिक वर्ग में हम लोग जो है वो 2 ठो वर्ग बताएंगे, एक आपका उच्च वर्ग, एक आपका निम्न वर्ग। साथ ही साथ इसमें मात्र सत्तात्मक और आपका विविधता, मतलब ये भेदभाव ज़्यादा कठोर नहीं था समाज में, इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका वो है परिवार। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परिवार के बारे में, यानी कि जो आपका फैमिली था उसके बारे में। तो बताया जा रहा है कि समाज की जो मूल इकाई थी वो आपका परिवार ही था। तो समाज का जो मूल इकाई है वो आपका परिवार ही था। और विद्वानों का अनुमान है कि उस युग में भी संयुक्त परिवार रहा करते हैं। तो संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है वो उस युग में भी देखने को मिलती है, यानी कि प्रचलित थी, यानी कि लोग जो है वो एक साथ रहा करते थे। तो संयुक्त परिवार की भी यहाँ पे संकल्पना देखने को मिलती है। आगे देख लीजिए, खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता से ये ज्ञात होता है कि ये जो सैंधव सभ्यता है या फिर जो सैंधव समाज है वो आपका मातृ प्रधान होगा। तो यहाँ पे ना नारी का, स्त्री का मूर्ति बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जैसे देखिए हम लोग नर्तकी की मूर्ति देखें, इसके अलावा जो है वो स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि यहाँ से सृजन हो रहा है। तो इस तरह से स्त्रियों की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह मिलती थी, जिससे ये ज्ञात होता है, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि आपका ये जो सैंधव समाज है वो आपका मातृ प्रधान रहा होगा, ऐसा अनुमान है। ऐसा हो ही, ऐसा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखें तो ये था आपका परिवार के बारे में। चौथा की अगर हम लोग बात करें तो चौथा है आपका भोजन के बारे में, यानी कि ये लोग भोजन कैसे किया करते थे। तो भोजन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बताया जा रहा है कि यहाँ के निवासियों का जो भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। यहाँ की जो निवासी थे वो आपके शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, यानी कि सर्वाहारी थे, यानी बोथ थे, यानी कि इसको बोल सकते हैं सर्वाहारी। बताया जाता है कि जो लोग हैं वो आपका गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल आदि प्रमुख खाद्यान्न ये सब का यूज़ करते थे। अगर हम लोग खाद्यान्न फसलों की बात करें, यानी कि फूड ग्रेन्स की बात करें, तो उसमें गेहूँ, जौ, दाल, तिल, दाल इत्यादि का वो लोग यूज करते थे फूड ग्रेन्स में, यानी कि खाद्यान्न में इसका जो है वो लोग यूज करते थे। इसके अलावा उन लोग दूध, सब्जियां, फल, खरबूज, तरबूज, नारियल इत्यादि के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि लोग फल वगैरह से भी परिचित थे। आज लोग पशुपालन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, कृषि करते थे। तो इन लोग जो है वो दूध वगैरह भी इन लोगों को मिलता था, हरी सब्जियां वगैरह भी उपजाते थे, फल में तरबूज, खरबूज और भी अलग अलग नारियल वगैरह खाते होंगे। एकदम एजिटी यही नहीं खाते होंगे और लगभग लगभग खाते होंगे ही। जैसे कि आपका खाद्यान्न में आपका दाल, चावल, जौ, गेहूँ ये सब का यूज करते होंगे, और इन लोग हल्का फुल्का खाद्यान्न के अलावा सब्जियां, फल वगैरह भी खाते होंगे, दूध दही भी खाते पीते होंगे, उस समय जितना होगा उसको उतना। आगे बताया जा रहा है कि ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं ये बतलाते हैं कि ये जो समाज है वो आपका शाकाहारी होने के साथ साथ शाकाहारी होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो खाद्यान्न फसलों का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ दूध, दही, सब्जियां, फल, खरबूज, तरबूज, नारियल खा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि यहाँ के लोग क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। इसके अलावा और भी जैसे कि भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल इत्यादि जीवों के भी मांस तथा जो मछली वगैरह भी खाए जाने के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों में मिलता है, जो कि इनके मांसाहारी होने का प्रमाण देता है। तो ये लोग मांसाहारी थे, इसका भी साक्ष्य मिलता है। ये लोग शाकाहारी भी थे, इसका भी साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ के निवासियों का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था, यानी कि सर्वाहारी था। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल आदि प्रमुख खाद्यान्न फसल थे। वहीं दूध, सब्जियां, फल, खरबूज, तरबूज, नारियल आदि के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो कि इनके शाकाहारी होने के साक्ष्य है। इसके अलावा भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल आदि जीवों के भी मांस तथा मछली खाए जाने के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों से हम लोगों को मिले हैं, जो कि इनके मांसाहारी होने के प्रमाण बतलाते हैं या फिर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये केवल आपको कीवर्ड निकालना है, यहाँ से कीवर्ड निकालिएगा मांसाहारी प्लस शाकाहारी,
इसको डिटेल से इसको बता दीजिएगा। फिर कीवर्ड निकालिएगा परिवार में, तो बताइएगा संयुक्त परिवार और मातृ प्रधान, बस 2 गो कीवर्ड निकालिए। 2 गो कीवर्ड से आपका इसके आगे का जो है वो चर्चा आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको केवल कीवर्ड निकालना है और आप उस टॉपिक को समझा सकते हैं। तो अगर आप जितना बढ़िया तरीके से, जितना डेप्थ में जाकर टॉपिक को समझिएगा और उससे कीवर्ड को याद कर लीजिए, तो टॉपिक को समझाना आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक ना। फिर कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो वस्त्र की बात करते हैं कि इन लोग जो है वस्त्र क्या यूज़ करते थे, क्या पहनते थे, क्या नहीं पहनते थे उस समय के लोग। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है वो सिले वस्त्रों का प्रयोग करते थे, यानी कि सिलाई वाले वस्त्रों का ही लोग प्रयोग करते थे। बताइए, उसमें भी कपड़ा का जो है सिलाई वगैरह किया जाता था, तो सिलाई वाले कपड़ों का प्रयोग करते थे। खुदाई से सुई तथा सूती कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं। तो जो आपका खुदाई हुआ है, तो खुदाई में क्या मिला है, तो खुदाई में सुई भी मिला है और साथ ही साथ सूती कपड़े का टुकड़ा भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा देख लीजिए, महिलाएं और पुरुष दोनों विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करते थे। तो महिलाएं लोग भी श्रृंगार करती थी यहाँ पे, और पुरुष लोग भी यहाँ पे जो है वो श्रृंगार करते थे अलग अलग। बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सूती वस्त्र और आपका ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते थे। तो ये लोग सूती वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे और ये लोग ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। यानी कि इससे क्या इंडिकेट मिल रहा है कि ये लोगों को मौसम का भी जानकारी तो था ही, इसलिए लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। जब ठंडा आता था तो आपका ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे, जब आपका गर्मी आता था तो आपका सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो ये बताया जा रहा है। फिर देख लीजिए, महिलाओं की पोशाक सिर के पीछे की ओर पंख की तरह उठी रहती थी। तो महिलाओं का जो पोशाक है, महिलाओं का जो आपका ड्रेसेस है, वो सिर के पीछे, मतलब कि माथे के पीछे जो है वो एक पंख की तरह उठी हुई रहती थी। और कुछ महिलाएं जो है वो पगड़ी तथा अथवा नुकीली टोपियाँ भी पहनती थी। तो कुछ जो महिलाएं हैं वो आपका पगड़ी भी पहनती थी और साथ ही साथ जो है वो आपका नुकीली टोपियाँ वगैरह भी पहना करती थी कुछ कुछ महिलाएं, ठीक है। आगे देख लीजिए, सामान्य जो लोग हैं वो कमर तक वस्त्र पहनते थे। बताया जा रहा है जनरली जो लोग हैं वो कमर तक जो है वो आपका वस्त्र पहनते थे। और बताया जा रहा है कि जो आपका उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो साल में अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकते थे। तो कुछ जो आपका उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपना साल के पत्तों से या फिर साल से जो है वो अपने शरीर के यानी कि अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकते थे। जनरली जो लोग हैं वो अपने शरीर के निचले, मतलब कमर के नीचे वस्त्र पहनते थे, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। लेकिन जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो साल से अपने, मतलब कि साल वृक्ष के पत्तों से या फिर कुछ ऐसा देख लो, कुछ चीज़ होगा जिससे वो अपने शरीर को मतलब ढकते थे, ऊपरी भाग को भी। यहाँ पे सूती वस्त्र का यूज होता था, मतलब सूती वस्त्र का यूज हो रहा है कहने मतलब यहाँ पे कपास का खेती होता होगा इसलिए ना, तो कपास का भी खेती यहाँ पे होता था। और यहाँ पे सिले हुए वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग होता था और खुदाई में सुई का भी और सूती कपड़े का भी साक्ष्य हम लोगों को मिला है। महिलाएं और जो पुरुष है दोनों अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के श्रृंगारों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं वो ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और महिलाओं का जो पोशाक है वो सिर के पीछे की ओर पंख की तरह उठी हुई रहती थी। तो महिलाएं हैं, जैसे आप ये लेडीज़ मान लीजिए कोई है, महिलाओं का जो पोशाक है वो सिर के पीछे ऐसे उठा हुआ रहता था पंख के जैसा, ऐसा कुछ होगा ना, मान लीजिए ऐसा। आप देखते होंगे ना, पुरानी मूवी देखते होंगे, तो पुरानी मूवी में जो कोई हीरोइन है, हीरोइन का देखते होंगे बाल जो है वो वहाँ पे ना तार से उसको किया जाता था, वो ऐसे रहता था एकदम खड़ा, चोटी उसका। जनरली बाल जो है वो नीचे की ओर ऐसे रहता है ना हीरोइन का, या बांधे हुआ रहता है ना, लेकिन उसमें ना एक तार से उसको ऐसा दिखाया जाता था चोटी को। ये पुरानी मूवियों में दिखता था ऐसा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका श्रृंगार की तरफ। तो श्रृंगार भी इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या था क्या नहीं था वो देख लीजिए। बताया जाता है कि जो आपका पुरुष है, जो मेल है, वो दाढ़ी और मूछ रखते थे। तो जो पुरुष है वो आपका दाढ़ी भी रखते थे और आपका मूछ वगैरह भी रखा करते थे। यद्यपि कुछ लोग सिर मुंडाए भी रहते थे, तो कुछ लोग जो है वो आपका टेकला भी रहते थे, यानी कि सिर मुंडाए भी रहते थे। पुरुष जो है वो छोटे या बड़े दोनों प्रकार के बाल रखते थे। तो जो पुरुष है वो आपका छोटे छोटे बाल भी रखते थे, कुछ जो है आपका बड़े बड़े बाल भी रखते थे।
और बताया जा रहा है कि और बड़े बालों वाले चोटी बांधते भी थे, और कुछ कुछ जो लोग जो है जिनके बाल लंबे हैं, बड़े हैं, वो लोग चोटी भी बांधा करते थे। तो पुरुष जो है वो आपका दाढ़ी मूंछ दोनों रखते थे। कुछ लोग सिर मुंडाई भी रखते थे, कुछ लोग छोटे बाल और कुछ लोग बड़े बाल भी रखते थे। जो लोग बड़े बाल रखते थे वो लोग चोटी बांधते थे। आगे देख लीजिए, खुदाई से हम लोगों को उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। उस्तरा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सेविंग किट होता है, यानी कि दाढ़ी मूंछ बनाने वाला, एक तरह से उस्तरा बोलते हैं उसको, सेविंग किट। तो सेविंग किट भी मिला है खुदाई से हम लोगों को, सेविंग किट यानी कि उस्तरा भी प्राप्त हुआ है, मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि पुरुष हजामत भी बनाते होंगे, यानी कि पुरुष जो है वो आपका हजामत का भी काम किया करते होंगे। तो उस तरह यानी कि सेविंग किट मिला है, तो यानी पुरुष लोग जो है वो हजामत का भी काम करते होंगे, बाल दाढ़ी काटते भी होंगे। फिर देख लीजिए, महिलाओं को केश विन्यास का शौक था। तो महिला लोग जो है वो उसको ना केश विन्यास जो है उसको ना जोड़ा बोला जाता है, जोड़ा बांधना। देखते होंगे ना लड़की लोग ना जोड़ा बांधती है अपने माथे में। तो महिलाएं जो है वो केश विन्यास यानी कि जोड़ा बांधने का उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा शौक था, यानी कि उन लोगों को ये प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था। तो महिलाओं को केश विन्यास यानी कि जोड़ा बांधना, तो केश विन्यास का शौक था। आगे देख लीजिए, उन्हें लंबे बाल रखने, जूड़ा बांधने, चोटियाँ करने तथा मांग निकालने का बड़ा ही शौक था। तो उस समय की जो महिलाएं हैं वो चोटियाँ बांधती थी, मांग निकालने का उनको शौक भी था, लंबे लंबे बाल रखने का भी शौक था। आगे देख लीजिए, खुदाई में हम लोगों को कंघी, दर्पण यानी कि आईना, श्रृंगार दान यानी कि श्रृंगार करने के लिए वो हम लोग को मिला है। तो श्रृंगार दान भी प्राप्त हुआ है। तो खुदाई हुआ है, तो खुदाई में कंघी, दर्पण, श्रृंगार दान इत्यादि सभी कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिनसे ज्ञात होता है कि महिलाएं श्रृंगार प्रिय थी, यानी कि यहाँ की जो महिलाएं थी वो श्रृंगार प्रिय थी, यानी कि श्रृंगार वगैरह बहुत ही ज़्यादा करती थी। ये लोग काजल, सुरमा, पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि का भी प्रयोग किया करती होगी। और हम लोग देखते हैं कि जो आपका चंदहुदड़ो है, जो कि आपका एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ पे बाकायदा लिपस्टिक वगैरह के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की महिलाएं जो है वो आपका श्रृंगार प्रिय थी। कोई भी समाज हो, सभी समाज में जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार वगैरह बहुत ही ज़्यादा करती है, ये उन लोग का टेंडेंसी ही रहा है हर एक समाज में। तो वहाँ पे काजल, सुरमा, पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि का भी प्रयोग लोग करते होंगे, ऐसा मान्यता है, क्योंकि महिलाएं जो है वो श्रृंगार प्रिय थी। तो ये आपका श्रृंगार की जो है वो बात हो गया। तो इसमें आपका पुरुषों का भी महिलाओं का भी दोनों का हम लोग इसमें बात कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो है कि जो है आपका आभूषण। इसमें आभूषण का भी प्रयोग होता था, और आभूषण का जो प्रयोग है वो महिलाएं और आपका पुरुष दोनों ये करते थे। बताया जाता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे, दोनों को जो है वो आपका आभूषणों का प्रयोग करते थे। हार, कंगन, अंगूठी इत्यादि मुख्य आभूषण थे। तो मुख्य आभूषण में क्या क्या है? हार है, कंगन है, अंगूठी है इत्यादि। धनवानों के गहने जो है वो सोने, चांदी, हाथी दांत और अन्य कीमती पत्थरों के बनाए जाते थे। तो जो भी व्यक्ति धनवान होंगे, जो भी व्यक्ति अमीर होंगे, उनके जो आपका ये होगा आभूषण होगा वो आपका सोना का, चांदी का, हाथी दांत का और आपका अन्य कीमती पत्थरों का बनाया जाता होगा, उनका होगा। जबकि जो भी आपका निर्धन लोग होंगे यानी कि गरीब लोग होंगे, गरीबों का जो है आपका गरीबों का जो है गहना वो आपका तांबा, मिट्टी, हड्डी या फिर कांसा वगैरह का बनता होगा, उन लोग का ये आभूषण होगा। तो आभूषण में बताया जा रहा है पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। हार, कंगन, अंगूठी इत्यादि ये सभी उनके मुख्य आभूषण थे। जो आपके धनवान व्यक्ति हैं वो आपके सोने, चांदी, हाथी दांत और अन्य कीमती पत्थरों का प्रयोग करते थे आभूषण के रूप में। वहीं जो निर्धन यानी गरीब लोग हैं वो सभी तांबा, कांसा, मिट्टी का जो है आभूषण और साथ ही साथ हड्डियों का आभूषण ये लोग पहनते थे। बताया जा रहा है कि पीतल के दर्पण और हाथी दांत के कंघियों का प्रयोग किया जाता था। तो अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में पीतल का प्रयोग होता था आईना के रूप में, और कंघी का भी प्रयोग होता था। कंघी जो है वो हाथी दांत के बनते थे कंघी, तो कंघी के रूप में हाथी दांत का प्रयोग होता था। तो पीतल के बर्तन और हाथी दांत के कंघियों का यानी कि कॉम्ब का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे। तो ये हो गया आपका आभूषण के बारे में भी जानकारी आपको मिल गया है। तो देखिए सभी में ना आपका एक एक दो को केवल कीवर्ड निकल रहा है, और एक एक दो को जो कीवर्ड है उसी कीवर्ड को ही आप तैयार कर लीजिए, आपको फिर कहीं भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना।
तो आभूषण वाला जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। आभूषण के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्त्रियों की दशा, कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है यानी कि हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे स्त्रियों की जो दशा है वो कैसी रही थी उस समय। तो स्त्रियों की दशा हम लोग देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में महिलाओं में पर्दा प्रथा नहीं था, यानी कि महिलाएं जो है वो पर्दा प्रथा यहाँ पे उसमें प्रचलित नहीं था। उनका जो समाज में सम्मान होता था, तो महिलाओं का जो है सोसाइटी में सम्मान भी था, उन लोग का रिस्पेक्ट था। तो महिलाओं का समाज में सम्मान इत्यादि था। और धार्मिक अनुष्ठानों में अगर धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में महिलाओं को पर्दा प्रथा में नहीं रहना होता था, उनका जो है समाज में सम्मान हुआ करता था। और कभी भी अगर धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। हड़प्पा सभ्यता से मिले विभिन्न नारी मूर्तियाँ में महिला प्रधानता को दर्शाता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी नारी मूर्तियाँ मिली हैं जो कि महिला प्रधानता को ही दर्शाता है, यानी कि पुरुषों से भी ज़्यादा जो है महत्व महिलाओं को दिया जा रहा है, और जिससे प्रतीत होता है कि स्त्रियों को मातृ देवी मानकर उसकी पूजा की जाती होगी। तो स्त्रियों को मातृ देवी का दर्जा दिया गया था और उनकी पूजा की जाती थी। तो मातृ देवी का दर्जा दिया गया था, इसलिए बोला जाता है कि ये जो समाज है वो आपका मातृ सत्तात्मक है और इनकी जो है वो पूजा की जाती थी। बाकायदा हम लोग देखते हैं कि एक आपका कांसे की मूर्ति मिलती है, नटराज मूर्ति, जो कि आपका यहाँ पे बोला जाता है कि जो है ना सिंध में मोहनजोदड़ो में जो है वो आपका एक कांसे की नर्तकी मिलती है नटराज की, वो हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखलाया गया था जो कि सृजन का साक्ष्य था, ठीक है ना। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर देखिएगा आप तो बताया जाता था कि यहाँ पे महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो है यहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनकी जो है वो पूजा की जाती थी, इनको मातृ देवी का दर्जा दिया गया था। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो समाज है वो आपका मातृ सत्तात्मक समाज है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका महिला यानी कि स्त्रियों की जो दशा वाला टॉपिक था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मनोरंजन के साधन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका मनोरंजन है इसके क्या क्या साधन अवेलेबल थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि अनेक ऐसे चित्र मिले हैं जिससे सिद्ध होता है कि पुरुष शिकार के शौकीन थे। तो देखिए हम लोग ज़्यादा पेंटिंग वगैरह उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो कि हमारे जनजीवन से संबंधित है। हम लोग जो ज़्यादा काम करेंगे उन्हीं चीज़ों का हम लोग ज़्यादा पेंटिंग वगैरह करते हैं। तो पहले जो लोग खाली बैठे हुए करते थे, उन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता था, तो उन लोग जो काम करते थे उन लोग का जो जनजीवन था, जो भी उन लोग का क्रियाकलाप था दैनिक जीवन में, उन्हीं लोगों का वो पेंटिंग करते थे। तो कई सारे ऐसे पेंटिंग मिले हैं जिससे ये प्रूव होता है कि जो आपका पुरुष है, जो आपका जेंट्स लोग है, वो लोग हंटिंग यानी कि शिकार के शौकीन थे, क्योंकि वो लोग शिकार करते थे तो शिकार वगैरह का चित्र बना देते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है वो नगर निवासी थे, अतः सीधे उत्पादन जो है वो आपका विरत रहने के चलते इनके पास खाली समय था, यानी कि अलग रहने के कारण इनके पास, देखिए बताया जा रहा है ना कि इनके पास ना खाली समय हुआ करता था क्योंकि लोग शहरों में रहते थे और इनके पास ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं था, व्यापार वगैरह था, खेती वेती करते थे, कुछ कुछ काम करते ही थे, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ कुछ तो समय ही रहता ही होगा। तो इन लोग खाली टाइम में इन लोग जो है वो हंटिंग वगैरह यानी जो है वो आपका शिकार वगैरह किया करते थे। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी बहुत ही बेरंग हो जाएगा, तो ज़िंदगी नीरस नहीं करना है, ज़िंदगी में शौक़ ज़िंदा रखो, खुशी से रहो। तो ये बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है वो नगर में रहने वाले निवासी थे, अतः सीधे उत्पादन जो है वो विरत यानी कि अलग रहने के चलते इनके पास खाली समय रहता था। अतः जीवन को निरसता से बचने के लिए यानी नीरस नहीं हो ज़िंदगी, इससे बचने के लिए वो विभिन्न प्रकार के मनोरंजन जो है वो समाज में प्रचलित थे। बताया जा रहा है कि उन लोग शिकार भी करते थे, साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनके पास खाली समय होता था तो उन लोग जो है वो खाली समय में कई सारे मनोरंजन के काम किया करते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा, उसमें बोलते हैं ना कि ज़्यादा नीरस नहीं हो ज़िंदगी,
तो ज़िंदगी का जो है वो अतः जीवन के जो निरसता है, निरसता से बचने के लिए वो लोग विभिन्न प्रकार के मनोरंजन जो है वो समाज में प्रचलित था उस समय, और उनको वो खेलते थे। जैसे कि वो लोग जो है वो पासा खेलते थे। तो पासा जो है वो उस समय का एक महत्वपूर्ण जो है खेल था, उस समय का मुख्य खेल बन गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कई ऐसे पासे जो है वो खुदाई में मिले हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जब खुदाई वगैरह हुआ है तो वहाँ पे कई सारे जो है वो पासा वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ से शतरंज के गोटियों के जैसा संरचना भी मिला है, जो कि मिट्टी, संग, संगमरमर, स्लेट, सैलखड़ी, पत्थर इत्यादि के बने होते थे। तो खुदाई में बहुत सारा आपका शतरंज के गोटियों के समान आकृति मिला है, उसके जैसा संरचना मिला है, जो कि किससे बनता था? मिट्टी का, संघ का, संगमरमर का, स्लेट का, सैलखड़ी का और पत्थर इत्यादि का बना हुआ रहता था। तो ये सभी याद रख लीजिएगा, मिट्टी, संग, संगमरमर, स्लेट, सैलखड़ी, पत्थर इत्यादि। फिर बताया जा रहा है कि लोथल से खेलने के बोर्ड जैसी कोई संरचना मिली थी जिसे शतरंज कहा जा रहा है। तो ना लोथल जो प्लेस है, लोथल में एक ना खेलने के लिए बोर्ड जैसी संरचना मिली थी, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो होगा आपका चेस यानी कि शतरंज का खेल होगा, क्योंकि ये बोर्ड पे ही खेला जाता है ना। तो लोथल से खेलने के बोर्ड जैसी कोई संरचना मिली थी जिसे लोग शतरंज का आरंभिक स्वरूप या फिर आरंभिक रूप मानते थे। वो पूरा शतरंज नहीं होगा, लेकिन शतरंज का आरंभिक रूप मानते थे उनको, ठीक ना। तो शतरंज का आरंभिक रूप जो है वो माना जाता था कि लोथल से खेलने के लिए बोर्ड जैसी कोई आकृति मिली थी जिसको शतरंज का आरंभिक रूप माना जा सकता है। इसके अलावा देख लीजिए, ये जो आपका कच्छ की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी में एक स्टेडियम जैसा निर्माण का अवशेष मिलता है। तो बताया जा रहा है कि कच्छ की जो खाड़ी है ना, तो यानी कि रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे आपका ना एक स्टेडियम के जैसा संरचना मिला है, और बोला जाता है कि यहाँ पे जो है वो आपका सामूहिक खेल वगैरह किया जाता होगा। तो इस स्टेडियम में सामूहिक खेल किया जाता होगा, क्योंकि इसका जो साक्ष्य है वो आपका कच्छ की खाड़ी में मिला है। इसके अलावा देख लीजिए, तो इसके अलावा नृत्य भी मनोरंजन का साधन रहा होगा। तो ये लोग नृत्य वगैरह भी क्या करते होंगे, ये भी मनोरंजन का साधन रहा होगा। इसके अलावा खिलौना गाड़ी का साक्ष्य, छोटी छोटी मूर्तियों और खिलौने के ढेरों साक्ष्य खुदाई में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे खिलौना गाड़ी भी मिला है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिली है, और भी बहुत सारा खिलौने के साक्ष्य हैं। वो ढेरों साक्ष्य मतलब बहुत से साक्ष्य जो है वो खुदाई में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जो कि संभवतः बच्चों के लिए होंगे। आगे देख लीजिए, रस्सी पर सरकने वाला बंदर, करतब दिखाने वाला खिलौना, ये सभी भी प्राप्त हुआ है। तो रस्सी पर सरकने वाला बंदर भी ये मिला है, सरकने वाला बंदर के जैसा खिलौना मिला है, और करतब दिखाने वाला भी खिलौना हम उस समय का प्राप्त हुआ है, जिससे लगता है कि नट जैसी किसी वर्ग का भी अस्तित्व रहा होगा। तो बताया जा रहा है कि जिससे लगता है कि नट जैसी किसी वर्ग का भी अस्तित्व रहा होगा, जो कि अपने खानाबदोश प्रवृत्तियों के चलते व्यापार में भी सहायक रहे होंगे तथा नगरवासियों के मनोरंजन के भी साधन होंगे। इसके अलावा मुर्गियों, बैलों और कबूतरों का भी लड़ाकर मनोरंजन किया जाता था, और इस सभ्यता में जुआ का भी प्रचलन देखने को मिलता है। तो क्या क्या बताया जा रहा है कि खानाबदोश प्रवृत्ति के भी कुछ कुछ लोग होंगे, जो कि देखते हैं ना हम लोग अभी भी, कि डांस दिखाने के लिए, जादू दिखाने के लिए लोग आते हैं कई सारे गाँवों में, शहरों में, और वहाँ पे ये सब दिखा दिखा कर जो है अपना वो जीवन यापन करते होंगे। लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आपका खानाबदोश प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो आते थे, और गाँवों में, शहरों में, कस्बों में आकर वो अपना कर्तव्य दिखाते थे और मनोरंजन करते थे लोगों का। इसके अलावा यहाँ पे इस सभ्यता के जो लोग हैं मुर्गियों का, बैलों का, कबूतरों का, पक्षियों का आपस में लड़ाई करवाते थे, और ये भी एक मनोरंजन का साधन था। और इस सभ्यता में जो है आपका जुआ यानी कि आपका गैम्बलिंग, ये भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही, ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत छोटे बहुत स्तरों पे तो होगा ही ये, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका यातायात के साधन है। यानी कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो यातायात के साधन के रूप में
किसका यूज करते थे वो भी हम लोग देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी परंतु कच्ची थी। तो बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़क है वो चौड़ी था और बहुत ही ज़्यादा क्या था, कच्ची था। चौड़ी भी थी कच्ची भी थी, इस कारण से जो है वो कच्ची थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, ये हम सभी को पता है। और मोहनजोदड़ो में तो आपका 34 फीट तक जो है वो चौड़ी सड़कें मिलती थी। चौड़ी सड़कें जो थी, मेन जो रोड था, मतलब ये मुख्य जो सड़कें थी, वो मुख्य सड़कें कई सारी गली से कनेक्टेड था, और गली में जो भी सड़कें थी वो भी आपका 4 फीट से कम नहीं होता था। तो यहाँ पे यातायात का बेहतर साधन था। बताया जाता है कि उस समय जो लोग हैं वो बैलगाड़ी की सवारी किया करते थे, ये सभी अनुमान लगाया जा रहा है। तो उस समय के जो लोग हैं वो बैलगाड़ी की सवारी किया करते थे। और हड़प्पा की खुदाई में इक्के के आकार का एक तांबे का वाहन भी मिला है। तो हड़प्पा का जब खुदाई हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में जो आपका प्लेस है हड़प्पा, तो हड़प्पा जगह की जब खुदाई हुई है तो वहाँ पे इक्के के आकार की एक तांबे की वाहन मिला है, यानी कि इक्के के आकार का एक तांबे का गाड़ी मिला है। और ये जो गाड़ी दर्शा रहा है कि वहाँ पे इस तरह का कोई संरचना रहा होगा। तो हड़प्पा जगह की खुदाई में इक्के के आकार का एक तांबे का वाहन मिला है, यानी गाड़ी मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि उस समय यातायात के साधनों में लोग जो है वो आपका बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। इसका साक्ष्य कैसे मिला है, तो हड़प्पा नामक स्थान पे इक्के के आकार का एक तांबे का वाहन मिला है। इससे मान्यता है कि लोग जो है वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे साधनों के रूप में। और देख लीजिए, अगर हम लोग स्थल मार्ग की बात करें तो स्थल मार्ग में सबसे जो है मेन साधन बैलगाड़ी ही रहा होगा उस समय। इसके अलावा यातायात के अन्य साधनों में नौका यान का भी प्रयोग होता था, यानी कि नाव वगैरह का, नाव जहाज़ का भी प्रयोग होता होगा, क्योंकि व्यापार और जो व्यवसाय है वो आपका नदियों के द्वारा भी लोग करते थे। इसके भी साक्ष्य मिले हैं हम लोगों को। नदियों यानी कि समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे, इन सभी के किनारे भी जो है वो यातायात के साक्ष्य मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो लोथल है, लोथल से बंदरगाह होने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से हम लोगों को बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। और हम लोग जानते हैं कि गोदीवाड़ा में भी बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, लोथल में भी बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। और बंदरगाह से जो है वो आपका देश विदेशों में आपका जो है वो व्यापार हुआ करता था नदियों के सहारे, नौकायान से। और इससे प्रमाणित होता है कि नौका जो है, नौकायान या बोलो या फिर नौका बोलो, ये भी यातायात के प्रमुख साधन रहे होंगे। तो स्थल मार्ग में बैलगाड़ी प्रमुख साधन था, और जल मार्ग में नौकायान जो है वो यातायात के प्रमुख साधन के रूप में यही सब देखने को मिलते थे उस समय। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग औषधियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो आपका औषधियाँ ये भी बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलती हैं। तो अगर हम लोग देखें औषधियों में, तो बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग जगहों की जब हम लोग खोज कर रहे थे, तो खोज में कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली है जिनका उस समय के लोग रोगों से मुक्ति पाने के लिए औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते थे। तो बताया जाता है अभी भी हम लोग जो है, अगर हम लोग को किसी भी तरह का रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे हम लोग निजात पाने के लिए औषधि का, या फिर हम लोग जो है वो आपका किसका प्रयोग करते हैं, दवा वगैरह का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक होता है इन सभी का। तो बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी के प्रदेश की खुदाई में कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली है कि जिनका जो प्रयोग है उस समय के लोग, उस समय के मानव रोगों से मुक्ति पाने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो आपका शिलाजीत और नीम के पत्तियों का विभिन्न रोगों में प्रयोग या उपयोग किए जाने का भी साक्ष्य मिला है। तो शिलाजीत का भी प्रयोग करते थे, और नीम के पत्तियों का जो प्रयोग है वो अलग अलग रोगों में, विभिन्न रोगों में इसका जो है वो प्रयोग किया करते थे। बताया जा रहा है कि आँख, कान, नाक आदि रोगों में वे लोग मछली के हड्डियों का भी प्रयोग करते थे। जब कभी भी आँख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग होता था, तो इसके लिए उन लोग जो है मछली का जो हड्डी है इसका भी ये लोग प्रयोग करते थे। हिरन के सिंग का चूर्ण बनाकर औषधि बनाते थे। तो जो आपका हिरन है, हिरन का सिंग का जो है, हिरनों का जो सिंग है, हिरन के सिंग का भी उन लोग ना चूर्ण बनाते थे, यानी कि एक तरह से
पाउडर बनाते थे और उस पाउडर बना के जो है वो औषधि का निर्माण करते थे। तो आँख कान नाक में अगर किसी भी तरह का रोग हो जाता था तो उसको दूर करने के लिए ये लोग मछली के हड्डियों का प्रयोग करते थे, और ये लोग जो है वो हिरन के सींग का चूर्ण बनाकर औषधि बनाया करते थे। इसके अलावा ये लोग मूंगा का भी प्रयोग औषधि के लिए करते थे। किसका प्रयोग? तो आपका मूंगा का भी जो है प्रयोग, मूंगा का भी प्रयोग जो है वो ये लोग औषधि के रूप में किया करते थे। बताइए, इतना ये लोग को जानकारी था, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा खासा जानकारी था। इसके अलावा ये लोग जादू टोना झाड़ फूँक के द्वारा भी लोगों का इलाज करते थे, क्योंकि इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये लोग जो है वो आपका कर्मकांडीय यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा था, अंधविश्वास भी बहुत ही ज़्यादा था। तो ये लोग जादू टोना झाड़ फूँक इसके द्वारा भी रोगों का इलाज किया करते थे, क्योंकि इसके भी साक्ष्य जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है इस समय का। ठीक है ना। तो ये औषधियाँ वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे औजार और उपकरण की अगर हम लोग बात करें तो औजार और उपकरण में देखें तो बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र और औजार मिले हैं। तो जब आपका हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग स्थलों का जब खोज हो रहा था तो इसमें कई सारे अस्त्र शस्त्र और आपका टूल्स यानी कि औजार वगैरह देखने को मिलते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट। बताया जाता है कि यहाँ पे तीर धनुष भाला कटार परशु तलवार इत्यादि जो है वो इत्यादि के जो है वो आपका यहाँ पे हथियार मिलता है। क्या क्या? तो तीर धनुष भाला कटार परशु तलवार इत्यादि ये सभी यहाँ पे जो है वो आपका हथियार देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें ये सभी हथियार के रूप में तीर धनुष भाला कटार परशु तलवार ये सभी हथियार के रूप में हैं। जबकि अगर हम लोग उपकरणों की बात करें तो उपकरणों में यानी कि टूल्स में देखें तो आपका बर्छा कुल्हाड़ी बसूली आरा ये सभी आपका उपकरण है। तो यहाँ देखिए हथियार अलग होता है और उपकरण अलग होता है, दोनों को एक मत समझिएगा। यहाँ पे हथियार भी मिले हैं, यहाँ पे उपकरण भी मिले हैं। हथियार में क्या क्या मिले हैं? तो हथियार में तीर धनुष भाला कटार परशु तलवार इत्यादि मिले हैं। वहीं उपकरणों की बात करें तो उपकरणों में बर्छा कुल्हाड़ी बसूली आरा इत्यादि यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका जो निर्माण है वो आपका तांबा कांसा और पत्थर इत्यादि से होने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो भी हथियार होगा या फिर जो भी उपकरण होगा वो कैसे बनते होंगे? तांबा से या फिर कांसा से। तांबा में ही टिन को मिला दे तो कांसा बन जाता है, तो तांबा से कांसा से और पत्थर वगैरह से ही बनता होगा, है ना। और भी ज़्यादा यहाँ पे कोई ऐसा धातु था ही नहीं। ठीक है। तो इनसे जो है वो आपका हथियार वगैरह का निर्माण किया जाता था। तो औजार और उपकरण यानी कि हथियार और उपकरण इन दोनों के बारे में हम लोग को जानकारी मिल गया। आगे देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की घरेलू सामान में हम लोग बात करें तो घड़ा थालियाँ बर्तन चक्की जो बोलते हैं ना चूल्हा चक्की चूल्हा चौकी बोलते हैं ना, तो इसी तरह चक्की औखली फर्नीचर इत्यादि सामान खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जिससे ये अनुमानता लगाया जाता है कि ये लोग निर्धन और वंचित तो नहीं होंगे। क्योंकि अगर निर्धन होते गरीब होते और वंचित होते पूरी तरीके से तो इनके पास इतना सारा बर्तन वगैरह नहीं मिलता। आप देखते होंगे अमीरों के घर में बहुत सारा बर्तन वगैरह बहुत सारा जो है वो अलग अलग संसाधन है, गरीबों के पास थोड़ा कम संसाधन होता है। तो अगर ये लोग वंचित होते गरीब होते निर्धन होते तो इनके पास इतना ज़्यादा संसाधन नहीं मिलता। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के घरों में घरेलू सामान की बात करें तो वहाँ पे घड़ा थाली बर्तन चूल्हा चौकी चक्की औखली फर्नीचर इत्यादि ये सभी मिलते थे, और इससे ये जो है वो पता चलता है अनुमान लगता है कि ये लोग निर्धन और वंचित तो नहीं रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें आज का लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक है आपका अंतिम संस्कार। ठीक है ना। तो अब हम लोग अंतिम संस्कार की तरफ चलते हैं, और ये अंतिम संस्कार जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 13 गो एस्पेक्ट में, तो टोटल 13 गो एस्पेक्ट में जो वो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। 13 तरह का डायमेंशन रहेगा हम लोग के पास। तो लास्ट डायमेंशन है आपका अंतिम संस्कार, और इस अंतिम संस्कार को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों
कि जो है वो शवों के अंत्येष्टि की कई प्रथाएं हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। यानी कि जो मृतक है, जो लोग मर जाते हैं, तो मृतकों का जो शव है, उसका जो डेड बॉडी है, इसका जो अंत्येष्टि क्रिया है, यानी कि इनका जो अंत्येष्टि क्रिया है, अंतिम जो विधि है, उसके लिए अलग अलग प्रथाएं जो है वो प्रथा देखने को मिलता है। एक बड़ा सा 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान, जिसको हम लोग R37 बोलते हैं, ये आपको मिला था हड़प्पा से। तो हड़प्पा में दक्षिण जो आपका निवास वाला स्थान था, जहाँ पे लोग रहते थे, तो निवासियों के स्थान से दक्षिण की ओर देखिएगा तो एक आपका कब्रिस्तान मिला था, बहुत ही बड़ा था, जो कि 3 कक्षों वाला मिला था, 3 अलग अलग कमरों वाला मिला था, जिसको R37 नाम दिया गया था। और ये जो कब्रिस्तान है वो आपका हड़प्पा में मिला था। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जिससे ये पता चलता है कि मृतकों को पुनः दफनाने की यहाँ पे प्रथा देखने को मिलती है, क्योंकि कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाया ही जाता है। तो कब्रिस्तान मिल रहा है R37 3 कक्षों वाला, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे मृतकों को दफनाने का क्या है, प्रथा देखने को मिलता है, या उसमें चलता होगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी शवों को खुले मैदान में जानवरों के लिए छोड़ देने का भी प्रथा मिलता है। हम लोग देखते हैं ना, जैसे पारसी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसको खुले आसमान के नीचे जंगलों में या कहीं पे छोड़ देते हैं। बाद में उसको जो है वो गिद्ध जानवर उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है वो कभी कभी शवों को, डेड बॉडीज़ को खुले मैदानों में जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था, और इसका भी प्रथा देखने को मिलता है। तो दफनाने का भी प्रथा मिल रहा है, यानी कि मुस्लिम के जैसा, जलाने का भी प्रथा मिल रहा है हिंदू के जैसा, और खुले मैदानों में जानवरों को खाने के लिए, पक्षियों को खाने के लिए, गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, ये भी प्रथा मिल रहा है, यानी कि पारसियों के जैसा। आगे देख लीजिए, जिसमें बाद में बची हुई जो हड्डी है उसको दफना दिया जाता था। ऐसा उदाहरण जो है वो आपका बहावलपुर, तो जो बहावलपुर है यहाँ से मिला है। तो देखिए, बताया जा रहा है ना कि पारसियों के जैसा, जो अभी पारसियों का जो है प्रथा, कि जब आदमी मर जाता है तो उसका जो डेड बॉडी है उसको खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, फिर उसको जानवर, चील, गिद्ध, बाज उसको खाएंगे। खाने के बाद जो हड्डी बच जाता है, हड्डी को उसको वापस लाते हैं लोग, और उसको हड्डी को दफना देते हैं मिट्टी में। ऐसा जो उदाहरण हम लोग को मिला है कहाँ से, तो वो हो गया आपका बहावलपुर से मिला है, ऐसा एग्जाम्पल। इसके बाद देख लीजिए, कहीं कहीं से शवों को जलाकर अस्थियों को घड़े में रखकर दफनाने का भी प्रथा हम लोगों को मिलता है। तो बताया जा रहा है ना कि कहीं पे जलाने का, तो कहीं पे दफनाने का, कहीं पे खुले में छोड़ देने का, तीनों तरह का प्रथा देखने को मिलता है। तो खुले में छोड़ने का प्रथा आपका बहावलपुर में, दफनाने का प्रथा यानी कब्रिस्तान वो आपका हड़प्पा में R37, और वहीं कहीं कहीं पे जो है वो शवों को जला दिया जाता था, और जलाने के बाद उनकी जो अस्थियां बचती थी उनको घड़े में भर कर दफना दिया जाता था, या फिर किसी नदी में उसको जो है वो आपका बहा दिया जाता था। तो इसके भी साक्ष्य जो है वो देखने को मिलते हैं। अतः अगर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि क्रियाएं जो है वो 3 प्रकार से की जाती थी। तो जो आपका अंत्येष्टि क्रिया है वो आपका 3 प्रकार से होता था। एक आपका है पूर्ण समाधिकरण, एक है आपका आंशिक समाधिकरण, और एक है आपका जलाने की प्रक्रिया। पूर्ण समाधिकरण ये आपका मुसलमान में भी है, ईसाई में है, मुसलमानों में है, ईसाई में है। आंशिक समाधिकरण ये आपका पारसी लोगों में है, और जलाने की प्रथा ये आपका हिंदू में है, हिंदू लोगों में है। तो पुण्य समाधिकरण में पूर्ण रूप से दफना देते हैं ईसाई लोग और मुस्लिम लोग। उसी तरह आंशिक समाधिकरण में खुला में छोड़ दिया जाता है, इसको खाने के बाद जो हड्डी बचता है अवशेष को दफना दिया जाता है, यह हो गया पारसी लोगों में। फिर जलाने की प्रथा हिंदू लोगों में जला दिया जाता है, और जो अवशेष बचता है उसको घड़े में रख के दफना दिया जाता है, या फिर किसी नदी में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके बाद देख लीजिए, बताया जाता है कि शवों को दफनाने में प्रायः उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने की सामान्य प्रथा जो है वो चलती थी। तो शवों को प्रायः उत्तर और दक्षिण में, अभी भी दिखते होंगे तो नॉर्थ साइड में आपका, नॉर्थ और साउथ में, उत्तर में आपका सर और आपका साउथ में आपका जो है वो पैर रहना चाहिए। अभी भी ये हम लोग का भी यही है कि दफनाया जो है वो आपका उत्तर दिशा में माथा को कर दिया जाता है,
और आपका जो है पूर्व ये दक्षिण की दिशा में पैर को रखा जाता है। ये अभी भी देखने को मिलता है। तो शवों को दफनाने में प्रायः उत्तर दक्षिण दिशा में ही दफनाने का सामान्य जो है वो उसमें प्रथा मौजूद था। लेकिन इसके अपवाद भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा में जो है आपका दक्षिण में सर और उत्तर में पैर रखा जाता था। लोथल की बात करें तो लोथल में पूर्व पश्चिम यानी कि पूर्व में सर और पश्चिम में आपका पैर रखा गया है। वहीं अगर हम लोग रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में पश्चिम और पूर्व यानी कि पश्चिम में सर और पूर्व में पैर रखा गया है। ठीक है। और ज़्यादातर मिला है आपका मुख्य रूप से प्रचलित था आपका नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में आपका हेड यानी कि माथा और साउथ में आपका लेग यानी कि पैर। अपवाद देखें तो आपका है कहाँ कहाँ है, तो पहला अपवाद है आपका वो है आपका कालीबंगा में। पहला अपवाद है आपका कालीबंगा जिसमें साउथ और नॉर्थ के साइड किया गया था, मतलब कि दक्षिण पूर्व। दूसरा है लोथल, लोथल में है पूर्व पश्चिम। और तीसरा है रोपड़, रोपड़ में है पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व। तो इस तरह से इसको देखिएगा। तो ज़्यादातर मुख्य रूप से प्रचलित क्या था, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में माथा करो और दक्षिण में पैर करो, यही जो है वो आपका मुख्य रूप से प्रचलित था। तो अगर आप देखिएगा तो इस तरह से हम लोग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका सामाजिक जीवन है, इस सामाजिक जीवन को हम लोग यहाँ तक जो है वो टोटल 13 एस्पेक्ट में 13 डायमेंशन में पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। और ये जो सामाजिक जीवन है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बताया जा रहा है, अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग देखें कि अभी हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं वो देख लेंगे। और अगर हम लोग कल की बात करें तो कल के जीवन में कल की क्लास में हम लोग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक जीवन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पिछले क्लास में ही। तो कल की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जो जीवन है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको पढ़ेंगे। और अगर हम लोग को टाइम मिलेगा तो हम लोग कल की क्लास में ही धार्मिक जीवन को भी हम लोग कल स्टार्ट ही कर देंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो आपका सबसे पहले जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग सामाजिक स्थिति देखे जो कि आपका 4 वर्गों में विभाजित था। उसके बाद हम लोग सामाजिक वर्ग देखे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित था। परिवार देखे जो कि आपका संयुक्त परिवार में विभाजित था, मातृसत्तात्मक था। भोजन की बात करें तो आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। वस्त्र की बात करें तो आपका ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र सबका यूज किया जा रहा था। सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। श्रृंगार की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगारों से बहुत ज़्यादा आपका मोह रखते थे, ये लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे। आभूषण की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों यूज करते थे। अमीर लोग जो है वो आपका सोने चांदी हाथी दांत का प्रयोग किया करते थे। और महत्वपूर्ण जो है वो पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। गरीबों के लिए अलग था, मिट्टी का तो तांबा का ये सभी का हुआ करता था, हड्डी का हुआ करता था। स्त्रियों की दशा देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी। मनोरंजन के अलग अलग साधन देखिए हम लोग। इसके अलावा यातायात के साधन देखिए, जल का साधन देखिए, स्थलीय साधन देखिए और जलमार्ग का साधन देखिए। औषधियाँ देखिए हम लोग, उपकरण और औजार देखिए यानी कि हथियार और उपकरण भी देखिए हम लोग। इसके अलावा हम लोग अंतिम संस्कार के बारे में भी बात किए बहुत डिटेल से। तो ओवरऑल जो है वो हम लोग सामाजिक जीवन को टोटल जो है वो आपका 13 डायमेंशन में 13 एस्पेक्ट में बांटकर इसको पढ़े हैं। आई होप ये वाला जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का 3 क्लास हो चुका है और 3 क्लास में हम लोग जो है वो यहाँ तक का क्लास कर चुके हैं। यहाँ तक सारा जो कहानी है वो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जो है वो 3 क्लास आपका और आएगा जिसमें आपका ये राजनीतिक जीवन भी हम लोग का कंप्लीट हो ही गया है। एक क्लास में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन देखेंगे, एक क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन देखेंगे और एक क्लास जो बचेगा उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का कला और स्थापत्य देखेंगे। और अगर बचेगा समय तो इसी में ही हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में भी देख लेंगे और लास्ट में फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है महत्व देख लेंगे, उसका क्या प्रासंगिकता है वर्तमान से इसको जोड़ के। तो मान लीजिए 3 क्लास, अगर ज़्यादा होगा तो 4 क्लास, ठीक ना, 4 क्लास। तो 3 और 4 क्लास और आएगा। मान लीजिए कि टोटल आपका 6 या फिर 7 क्लास होंगे और 6 या 7 क्लास में जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप वीडियो में मतलब आप इस सीरीज़ में बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको कहीं भी थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है।
तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।